स्वर्णपुर के मुख्य बाजार की गलियों में, जहां पीतल के बर्तनों की खनखनाहट और मसालों की तीखी महक घुलती थी, वहां शांता देवी रोज सुबह अपनी छोटी सी दुकान लगाती थीं। वह कोई फल या सब्जी नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही पद्मश्री हस्तकला की कलाकृतियां बेचती थीं। खूबसूरती से तराशे गए लकड़ी के खिलौने और रंगीन मिट्टी के घड़े। शांता देवी के हाथ की कारीगरी लाजवाब थी, पर गरीबी ने उनकी प्रतिभा को एक छोटी सी दुकान तक सीमित कर दिया था। उनकी दो बेटियां थीं जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और गर्व थीं। बड़ी बेटी अहाना वर्मा अपनी मां के नक्शे दम पर चलते हुए देश के कला और संस्कृति मंत्रालय में एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर ब्यूरोक्रेट थी। वह भारतीय कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के मिशन पर थी। छोटी बेटी ईरा वर्मा इसी स्वर्णपुर जिले की नई नवेली पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी थी। ईरा अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, जिसने अपने दम पर वर्दी का रुतबा हासिल किया था। शांता देवी अपनी बेटियों के पद और रुतबे को कभी अपनी पहचान नहीं बनने देती थीं। जब भी कोई पूछता, अम्मा इतनी उम्र में क्यों मेहनत कर रही हो, तो वह बस मुस्कुराकर कहती, एक कला को बचा रही है और दूसरी शहर को। वह चाहती थीं कि उनकी बेटियां बिना किसी तनाव या शर्मिंदगी के अपना काम करें। इसीलिए उन्होंने कभी इरा या अहाना को नहीं बताया कि वह अभी भी बाजार में दुकान लगाती हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब एक दिन स्वर्णपुर का एक बेहद अमीर और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बिल्डर विनोद साहू अपने 4-5 गुंडों के साथ बाजार के उस हिस्से में आया। विनोद साहू उस जमीन पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था, जहां शांता देवी और कई छोटे कारीगरों की दुकानें थीं। विनोद साहू, जो अक्सर अपनी ताकत दिखाने के लिए स्थानीय पुलिस को जेब में रखने का दावा करता था, सीधे शांता देवी की दुकान पर आया। ओ बुढ़िया, यह दुकान हटा, कल से यहां मेरा काम शुरू होगा, विनोद ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा। शांता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, यह जगह हमारी पुश्तैनी है। मैं यहां पद्मश्री कला बेचती हूं, हमें कहां भेजेंगे? विनोद ने जोर से हंसते हुए कहा। पद्मश्री? पद्मश्री की खबर तो अगले साल की होगी, लेकिन जमीन अभी मेरी है। मैंने नगर निगम को पैसे दे दिए हैं। जब शांता देवी ने हटने से मना किया तो विनोद का पारा चढ़ गया। उसने उनके सामने जोर से पैर पटका और गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं तुझे और तेरी कला को दिखाता हूं। उसने अपने गुंडों को इशारा किया। एक पल में उन्होंने शांता देवी के कारीगरी से बने लकड़ी के घोड़ों को और मिट्टी के नाजुक घड़ों को उठाकर सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। कलाकृतियां टूटकर बिखर गईं। शांता देवी की सालों की मेहनत, उनकी विरासत सड़क की धूल में मिल गई। मत तोड़ो, यह मेरी आत्मा है, शांता देवी चीख पड़ी। लेकिन विनोद साहू ने सिर्फ तिरस्कार से देखा। एक खिलौना उठाकर सड़क पर कुचला और अपनी एसयूवी में बैठकर चला गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बाजार में भीड़ जमा हो गई। लोग देखते रहे, फुसफुसाते रहे, लेकिन कोई भी उस दबंग बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। शांता देवी टूटी हुई कलाकृतियों के बीच बैठी रो रही थीं। वहां से थोड़ी दूरी पर एक युवा पत्रकार सुमित ये सब अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था। सुमित शांता देवी को अपनी दादी जैसा मानता था। उसने तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की, अपनी आंखों में गुस्सा भरा और उसने तय किया कि वह इस अन्याय को उजागर करेगा। सुमित ने हिम्मत करके वह वीडियो अहाना वर्मा को व्हाट्सएप किया, जिसका नंबर उसने किसी सरकारी संपर्क से खोजा था। अहाना उस वक्त दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। रात के खाने के दौरान अहाना के फोन पर मैसेज टोन बजी। अनजान नंबर से आया वीडियो देखकर अहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी मां, उनकी गुरूर, जिसे उन्होंने कभी किसी काम की कमी नहीं होने दी, आज सड़क पर बेबस बैठी थीं और उनकी कलाकृतियां तोड़ी जा रही थीं। जब वीडियो में उन्होंने विनोद साहू को अपनी मां की कला का अपमान करते देखा तो उनके हाथ में फड़फड़ाती चम्मच जमीन पर गिर गई। वह एक वरिष्ठ अधिकारी थीं, शांत और नियम कायदों में विश्वास रखने वाली, लेकिन उनके अंदर की बेटी जाग उठी। अहाना तुरंत अपनी छोटी बहन ईरा वर्मा को फोन करने के लिए दौड़ी। ईरा उस वक्त जिले के एक दूर-दराज गांव में नक्सल विरोधी ऑपरेशन की ब्रीफिंग कर रही थीं। उन्होंने अपनी बड़ी बहन का कॉल देखा और तुरंत उठाया। दीदी, सब ठीक है? ईरा की आवाज में पुलिस अधिकारी की दृढ़ता थी। अहाना की आवाज कांप रही थी। नहीं ईरा, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, तुरंत देख। ईरा ने मीटिंग से छुट्टी ली और वीडियो देखा। जैसे ही उसने अपनी मां को टूटी कलाकृतियों के बीच रोते देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। एक बिल्डर ने, जिसके बारे में उसे पता था कि वह स्थानीय राजनीति में कितना गहरा है, उसकी मां को अपमानित किया था। दीदी, मैं
ईरा ने कांपते हुए कहा। अहाना, जो दूर बैठी थीं, ने गुस्से में कहा, मैं आ रही हूं। मैं अपनी नौकरी दांव पर लगा दूंगी, पर उस बिल्डर को नहीं छोड़ूंगी। ईरा ने गहरी सांस ली। वह एसपी थी, उसे भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना था। नहीं दीदी, ईरा ने अब दृढ़ता से कहा, आप देश की कला को बचा रही हैं, वहीं रहिए। ये मेरा जिला है, मेरा मैदान। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, कानून के दायरे में रहकर। माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी। अहाना को अपनी बहन की आवाज में छिपा संकल्प समझ आ गया। वह चुप हो गईं, लेकिन बोली, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वह दोबारा किसी गरीब की तरफ आंख उठाकर न देखे। ईरा ने आप मुझ पर भरोसा रखिए कहकर फोन काट दिया। उसने तुरंत मीटिंग में मौजूद सभी अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी देते हुए बैठक समाप्त कर दी और अपनी सरकारी वर्दी उतारने के लिए अपने आवास की तरफ चल पड़ी। ईरा वर्मा अपनी सरकारी एसयूवी में नहीं, बल्कि एक साधारण किराए की कार में अपनी माँ के पुराने छोटे से घर की तरफ निकलीं। रास्ते में उन्होंने अपनी एसपी की वर्दी उतारकर एक साधारण सूती सलवार कमीज पहनी। वह अपनी माँ के पास बेटी बनकर जाना चाहती थीं, एसपी बनकर नहीं। जब वह घर पहुंची तो शांता देवी एक कोने में टूटी हुई बैठी थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। ईरा, तू यहाँ? कोई परेशानी तो नहीं? शांता देवी ने बेटी को अचानक देखकर घबराकर पूछा। ईरा कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ की गोद में सिर रखकर ईरा, जो एक सख्त पुलिस अधिकारी थी, अपने आंसू नहीं रोक पाई। माँ, आपने हमें क्यों नहीं बताया? शांता देवी ने सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच आए। वह साहू आदमी बहुत खतरनाक है। छोड़ उसकी बात, तू इतने दिन बाद आई है। आज मैं बहुत खुश हूं। ईरा ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अब आप अकेली नहीं हैं माँ, आपकी बेटी इस जिले की पुलिस प्रमुख है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। उस रात ईरा ने पूरी योजना बनाई। वह जानती थी कि अगर वह सीधे एसपी बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिसकर्मी उसके सामने झुक जाएंगे और असली गुनहगार विनोद साहू तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। उसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह ईरा ने एक साधारण सी महिला का रूप धारण किया। चेहरे पर दुपट्टा, पैरों में चप्पल और आंखों में एक आम नागरिक की घबराहट। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सब इंस्पेक्टर दीपक को फोन किया। दीपक, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूं। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। जी मैडम, हुक्म कीजिए। मैं अभी सिविल ड्रेस में जिले के मुख्य पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली में एक शिकायत लिखवाने जा रही हूं, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक 1.5 घंटे बाद मीडिया और जिले के डीएम की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा न करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ईरा ने एक ऑटो पकड़ा और सिटी कोतवाली पहुंची। थाने का माहौल वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। एक हेड कांस्टेबल ऊँग रहा था और सब इंस्पेक्टर रोहित और उसका सहयोगी कांस्टेबल मनोज चाय पीते हुए गपशप कर रहे थे। ईरा ने डरते डरते उनकी टेबल के पास जाकर कहा, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। सब इंस्पेक्टर रोहित ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में बिल्डर विनोद साहू ने। जैसे ही उसने विनोद साहू का नाम लिया, रोहित चौकन्ना हो गया। विनोद साहू उस थाने के लिए एक मोटी कमाई का जरिया था। रोहित ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, विनोद साहू, तू कौन है और किस बिल्डर की बात कर रही है? मैं उनकी बेटी हूं, जिनकी दुकान उन्होंने कल तोड़ी थी। ईरा ने अपनी आवाज में घबराहट लाने की कोशिश की। रोहित और मनोज जोर जोर से हंसने लगे। ओह, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? तो क्या हुआ? सड़क पर अवैध कब्जा करेगी तो पुलिस तो हटाएगी ही। चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ईरा ने साहस दिखाते हुए कहा, यह गैर कानूनी है। आपने एक आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किया है। कांस्टेबल मनोज दहाड़ा। चुप, तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा, सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में। निकल। ईरा वहीं खड़ी रही और बोली, मैं एफआईआर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया। सर, माननीय विधायक महोदय राजेश सिंह थाने में आ रहे हैं। विधायक राजेश सिंह का नाम सुनते ही रोहित और मनोज का रंग उड़ गया। राजेश सिंह जिले का सबसे बड़ा राजनीतिक दबंग था, जो विनोद साहू का संरक्षक था। दोनों इंस्पेक्टर कुर्सी से उछले, तुरंत अपनी बेल्ट सीधी की और भागकर गेट की तरफ गए। एक काली सेडान थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने विधायक राजेश सिंह उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है रोहित? साहू का काम ठीक चल रहा है ना? कोई शिकायत विकायत तो नहीं आई? रोहित और मनोज हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, सब आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी विधायक राजेश सिंह की नजर कोने में खड़ी ईरा पर पड़ी। ईरा को देखते ही राजेश सिंह के चेहरे की हंसी गायब हो गई।
उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वह जिस लड़की को एक आम नागरिक समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और ईरा के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहाँ? मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर रोहित और मनोज हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या हो रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। विधायक जी इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? जिस विधायक के सामने पूरा जिला झुकता है, वह इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने क्यों खड़ा है? यह लड़की है कौन? रोहित ने धीरे से मनोज से पूछा। ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकीं। गाड़ियों से डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल एसपी, एएसपी और जिले के कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर उतरे। वे सब आकर चुपचाप ईरा के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। रोहित और मनोज पत्थर के बुद्ध बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे। तभी एडिशनल एसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में रोहित की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जिले की एसपी मैडम ईरा वर्मा के सामने खड़े हो। एसपी मैडम, ये शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। रोहित और मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कांपते हुए ईरा को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले बुढ़िया की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। ईरा की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक पुलिस अधीक्षक का रौब और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, सब इंस्पेक्टर रोहित और कांस्टेबल मनोज, यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। एसपी साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी की धाक दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और ड्यूटी से इनकार करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच भी बिठाई जाए। एसपी के आदेश पर तुरंत दोनों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो रौब दिखा रहे थे, आज भीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी विधायक राजेश सिंह ने हिम्मत करके कहा, मैडम, नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। ईरा ने घूमकर राजेश सिंह को ऐसी नजरों से देखा कि वह कांप गया। नेताजी, यह नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है, तो अब इन्हें कानून समझाएगा, और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। राजेश सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि इस नई एसपी से टकराना आसान नहीं है। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जो ईरा ने पढ़ लिया था। अगले दिन शहर के अखबारों में यह खबर छाई रही, एसपी बेटी ने मां को दिलाया इंसाफ। विनोद साहू को भी एक संदेश मिल गया था कि अब उसका सीधा पाला जिले के एसपी से है। उसने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने समर्थक विधायक राजेश सिंह से संपर्क किया। शांता देवी को इंसाफ मिल गया था और ईरा अपनी मां को लेकर अपने सरकारी आवास पर आ गई थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक रात जब ईरा अपने ऑफिस में बैठी थी, उसके पर्सनल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कोई बोला, एसपी साहिबा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, असली खेल तो अब शुरू होगा। ईरा ने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है, कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। ईरा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह समझ गई थी कि विधायक राजेश सिंह और बिल्डर विनोद साहू इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद जवान को सादी वर्दी में अपनी मां की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। ईरा को लगा कि शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और विरोधी खेमा पीछे हट गया है, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह शांता देवी को अपनी एक पुराने ग्राहक को एक खास डिजाइन का घड़ा देने के लिए बाजार जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने दुकान लगाई, पुलिस की 2 गाड़ियां वहां आकर रुकीं। उनमें से एक नया सब इंस्पेक्टर उतरा, जिसे ईरा नहीं जानती थी। उसने शांता देवी की कलाकृतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इन कलाकृतियों की आड़ में अवैध विदेशी मुद्रा, स्मगल्ड फॉरेन करेंसी की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने मिट्टी के घड़ों के नीचे से डॉलर और पाउंड के बंडल निकाले और चिल्लाया, सर, मिल गया अवैध विदेशी मुद्रा। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, देखो एसपी की मां तस्करी करती है। शांता देवी सन्न रह गईं। वह रोते हुए बोलीं, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। पुलिस उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठाकर ले गई। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई।
न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। एसपी इरा वर्मा की मां अवैध विदेशी मुद्रा के आरोप में गिरफ्तार। ये विधायक राजेश सिंह और विनोद साहू का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने इरा पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मां पर वार किया था। इरा अब एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अगर वह अपनी एसपी की शक्ति का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो उस पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता, और अगर वह चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती और उसकी पूरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती। इरा के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगीं। मीडिया, गृह मंत्रालय के अधिकारी, सीनियर अफसर, हर कोई जवाब मांग रहा था। तभी दिल्ली से उसकी बड़ी बहन, वरिष्ठ अधिकारी अहाना वर्मा का फोन आया। इरा, ये क्या हो रहा है? मैं सब छोड़कर आ रही हूं। मैं उस विनोद साहू को नहीं छोड़ूंगी। अहाना की आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। इरा ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीतेगी भी। इरा ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूं आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह एक आम नागरिक हो या एएसपी की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं, ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। जिले के डीएम एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। इरा का यह दांव देखकर विरोधी खेमा हैरान रह गया। उन्हें लगा था कि इरा बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने तो बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। लेकिन इरा सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने तुरंत पत्रकार सुमित को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। सुमित, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन मां की दुकान के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। सुमित तुरंत अपनी एसपी दीदी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने बाजार के दूसरे दुकानदारों, सीसीटीवी फुटेज और अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सुमित को एक पक्का सुराग मिला। बाजार की एक दूर की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी शांता देवी की दुकान के पास एक छोटा सा बैग रखते हुए दिखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वह वही आदमी था जिसे लोगों ने बिल्डर विनोद साहू के गुंडों के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। ये सारा खेल विधायक राजेश सिंह और बिल्डर विनोद साहू ने रचा था। अब बारी इरा की थी। उसने डीएम के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने यह झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में अवैध मुद्रा रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। यह खबर सुनते ही विनोद साहू के कैंप में खलबली मच गई। उसने तुरंत उस आदमी को फोन किया और विधायक राजेश सिंह से भी संपर्क साधा। इरा की पुलिस टीम ने पहले ही विनोद साहू, राजेश सिंह और उनके मुख्य गुंडे का फोन सर्वेलेंस पर डाल दिया था। फोन रिकॉर्डिंग में विनोद साहू ने अपने आदमी से कहा, वह आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। विनोद साहू और उसका मुख्य गुंडा उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, इरा वर्मा और डीएम ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर विनोद साहू और उसके गुंडों ने राजेश सिंह के खिलाफ भी अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब विधायक राजेश सिंह अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एसपी इरा वर्मा, डीएम और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वह हकलाते हुए बोला, यह क्या हो रहा है मैडम? इरा ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता ली कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। राजेश सिंह चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। ईएसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में गिरफ्तारी वारंट, अरेस्ट वारंट थमाते हुए कहा, सबूत है। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप गवाहों को धमका रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। विधायक राजेश सिंह और बिल्डर विनोद साहू का अवैध साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम शांता देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर आईं तो उनकी दोनों बेटियां एसपी इरा और वरिष्ठ अधिकारी अहाना उन्हें लेने आई थीं। माँ बेटियां एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ रहीं। माँ, अब आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, इरा ने कहा। अगले दिन अहाना अपनी माँ को अपने साथ दिल्ली ले गईं, जहां शांता देवी ने अपनी कला को
आधिकारिक संरक्षण में देश और विदेश में प्रदर्शन करना शुरू किया। उनकी कला को आखिरकार वह पहचान मिली जिसकी वह हकदार थीं। ईरा अपनी ड्यूटी पूरी करके जब भी छुट्टी मिलती दिल्ली जाती। तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं। न्याय की जीत हुई थी। ये जीत सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की नहीं थी, बल्कि एक बेटी के संकल्प की थी, जिसने परिवार के प्यार और कानून की शक्ति के मिश्रण से समाज के सबसे शक्तिशाली लोगों को भी झुका दिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।